डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर के सारे लेक्चर डिलीवर हो गए एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर दर हकीकत में हमारे पास है यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 का टाइटल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क कर रहे हैं और फर्स्ट लॉ के ऊपर हमारा फोकस है, लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट लॉ तक पहुंचने के लिए हम कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने दर हकीकत में क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि बेसिक कुछ की कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं वो ये है कि हीट क्या है, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये आपस में कैसे रिलेट किया जाता है, ये बुनियादी तौर पर इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो हीट की हम बात करेंगे तो इस हीट का कौन कौन से फील्ड के साथ कहां पर क्या ताल्लुक है और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हीट और वर्क का ताल्लुक क्या है, कब से इस पे काम हो रहा है और कौन कौन से फील्ड्स के अंदर इनके इन्फ्लुएंसेस आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हीट एनर्जी के ऊपर। हीट एनर्जी के ऊपर अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं तो इस तरह नहीं है कि ये जो मेरे पास हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी है ये 10-15 साल 20-25 साल की बात है, बल्कि सदियों से इस पे काम हो रहा है। और मैं अगर यहां देखता हूं तो 18वीं सेंचुरी में 18वीं सदी में ऐसे न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसने इस पे वर्क किया और वो प्रपोज करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरिक। कैलोरिक क्या है? कैलोरिक का मतलब है कि ये एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है और ये दर हकीकत में वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से हीट है, यानी दर हकीकत में कैलोरिक हीट है। मतलब इसका ये हुआ कि ये फ्लूइड है एंड दिस फ्लूइड लीड्स टू हीट। यहां पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा हो रहा है कि फ्लूइड क्या है। याद रखिए कि फ्लूइड हर उस चीज का नाम है जिसके लिए दो कंडीशन, दो शराइत पूरी होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जो फ्लो करे, और सेकंड बात यह है फ्लो के साथ साथ कि जिस कंटेनर के अंदर डाला जाए उसकी शेप इख्तियार करे। सो वी विल से दिस इज फ्लूइड। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि पानी है, पानी फ्लो भी करता है
और जिस भी कंटेनर में आप डालते हो तो उस कंटेनर का शक्ल इख्तियार करता है। सबसे पहले उसने ये प्रपोज किया था, एक नजरिया उसने प्रपोज किया था कि दर हकीकत में हीट कैलोरिक है, और इससे ये हुआ कि आने वाले फ्यूचर में जो रिसर्च हुए उसको बड़ा इन्फ्लुएंस मिला इससे। उसके बाद 80th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आता है, जोसेफ ब्लेक, और उसने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट एमिट किया जाता है, उस सूरत के अंदर जब फेज चेंज हो रहा हो तो टेम्परेचर विल नॉट बी चेंज। यानी टेम्परेचर उस सूरत के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जोसेफ ब्लेक ने दिया, और उसके बाद उसने एक और भी काम किया कि ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उसने कहा कि हीट और टेम्परेचर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और उसके बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दी। यानी हमने से पहले वाली वीडियोस के अंदर पहले वाले चैप्टर में ये टेम्परेचर की बड़ी तफसील के साथ बात की थी, और हमने कहा था कि ये एवरी ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। अगर हीट की हम बात करते हैं तो हीट हमारे पास बेसिकली है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो ये 80th सेंचुरी में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आता है, काउंट रामफोर्ड, बेंजामिन थॉमसन, और वो चैलेंज करता है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को। यानी सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने जो कैलोरिक थ्योरी पेश की थी उसने उसको चैलेंज कर दिया, और वो क्या करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि वो बाय एग्जाम्पल, वो बाय इलस्ट्रेशन उसको एक्सप्लेन करता है, एलाबोरेट करता है, और उसके पीछे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी होते हैं। दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन। वो कह रहा है कि दर हकीकत में ये जो हीट है आपके पास, ये दर हकीकत में टाइप ऑफ मोशन है, नॉट अ मटेरियल सब्सटेंस। ये कोई मटेरियल नहीं है, ये कोई मटेरियल नहीं है, बल्कि दिस इज द टाइप ऑफ द मोशन। इसके बाद 90th सेंचुरी में कार्नेट आता है, सेडी कार्नेट, और वो फाउंडेशन यानी बुनियाद बनाता है अब थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्मोडायनेमिक्स में दर हकीकत में थर्म यानी हीट और डायनेमिक्स मोशन, यानी हीट की वजह से सिस्टम के अंदर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो मूवमेंट आते हैं उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले सेडी कार्नेट पे स्टोर किया एंड डिस्क्राइब द कार्नेट साइकिल। तो यहां पर मामला ये है कि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे तफसील के साथ, और कार्नेट साइकिल भी आगे हम बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मैंने बताया कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, जब हम सिस्टम को हीट देते हैं या सिस्टम से हीट लेते हैं, वर्क डन होता है, और ये सारा फिनोमिना मॉलिक्यूल के मोशन, मैक्रो और माइक्रो कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसकी बुनियाद दर हकीकत में सेडी कार्नेट ने डाला, और साथ में इसने कार्नेट साइकिल को एक्सप्लेन किया। कार्नेट साइकिल ये है कि जब हम किसी सिस्टम को थर्मल एनर्जी देते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सिस्टम क्या करता है, आइसोथर्मली एक्सपेंड होता है। यानी सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है। उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, यानी हमारे पास जो सिस्टम है, अगर मैं इसको पिस्टन सिलेंडर सिस्टम बोल दूं, पिस्टन सिलेंडर गैस सिस्टम बोल दूं, तो इसमें गैस एक्सपेंड तो करेगी, ठीक है, लेकिन यहां पर आइसोथर्मल, यहां पर आइसो का मतलब होता है सेम, यानी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होगी, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है बट द टेम्परेचर इज रिमेन सेम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है, यानी पूरा एक साइकिल चलता है, और उस साइकिल के अंदर हमारे पास आयतोथर्मल एक्सपेंशन के बाद आता है एडियाबैटिक
एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है कि इसमें भी आपका सिस्टम एक्सपेंड ही करेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर तो बदल जाएगा, लेकिन यह है कि थर्मल एनर्जी हीट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां पर इस ग्राफिकल शेप को जाहिर करूं, यानी पहले ये हुआ कुछ, फिर कुछ ये हुआ, अब हमारे पास क्या होगा, हम इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को वापस लेके आएंगे, यानी जो सिस्टम हमारा एक्सपेंड कर गया है अब उसको दोबारा हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड फेज में हमारे पास आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, यानी टेम्परेचर विल बी रिमेन सेम बट गैस क्या हो जाएगी, दोबारा वापस आएगी। और फिर यहां पर हमारे पास फोर्थ फेज में होता है एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी प्रोसेस सेम रहेगा, यानी थर्मल एनर्जी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, टेम्परेचर में तब्दीली आएगी और गैस वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम अगर यहां से चला था, यहां पे आया, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे वापस गया और आखिर में जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दर हकीकत में ये जो पूरा हमारे पास ये ग्राफ है, ये बताता है वर्क डन को, वर्क डन तो हुआ यहां पर, लेकिन ये है कि ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन जो है वो जीरो रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद सिस्टम ने एनर्जी वापस लिया और वर्क भी हुआ। तो सबसे पहले ये जो कार्नर साइकिल है ये बताया है सेडी कार्नेट ने। उसके बाद हमारे पास है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, एस्टेब्लिश द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर मोशन की बात होगी। मैकेनिकल का मतलब यही है कि मोशन, इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब ये है कि यहां पर मोशन का मसला होगा, यानी अगर आपकी थर्मल एनर्जी यूज हो रही है तो आपका सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करने का मतलब ये है कि आपकी वो थर्मल एनर्जी वर्क डन में यूज होगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें पेश किया। सेकंड, इसने ये कहा कि शो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इसने ये दिखाया कि ऐसा नहीं है कि थर्मल एनर्जी विल बी इन द वन फॉर्म, बल्कि इसने कहा कि थर्मल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, थर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, यानी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 19वीं सेंचुरी में अगला एक और साइंटिस्ट आता है, रुडोल्फ क्लेसिस एंड विलियम थॉमसन, इसको लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं। डेवलप द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी किसे कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर मैंने कुछ गोलियां रखी हैं। सो दिस ये जो गोलियां हमारे पास है ये दर हकीकत में यहां पर ऑर्डर में आपको नजर आ रही है, लेकिन एक बच्चा आता है वो इस ट्रे को हिट करता है। जब हिट करता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का मामला हो जाएगा। अब ये दर हकीकत में मॉलिक्यूल है, ये जो मैं बता रहा हूं, तो ये डिसऑर्डर में चले गए। दिस डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंट्रोपी, और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हमारे पास 20वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बाकायदा एविडेंसेस लेके आता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के रिलेटेड, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दोस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, और ये एटम्स दर हकीकत में इस मैटर के अंदर मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है हेल्प एस्टेब्लिश द काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, और उसने क्या किया कि हीट को जोड़ दिया किसके साथ, काइनेटिक
थ्योरी के साथ। और काइनेटिक थ्योरी क्या है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और उस टोटल काइनेटिक एनर्जी का नाम दर हकीकत में हीट है। ये सब कुछ यानी ये पूरे डेवलपमेंट के बाद हम आते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता 80th सेंचुरी से मामला शुरू हुआ, 20th सेंचुरी पे हम आए और यहां पर मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करेंगे। एडवांसेस इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी की थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। मॉलिक्यूल्स के मोशन को मालूम किया जाता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि मॉलिक्यूल कहां पे किस तरह के मूवमेंट में मुब्तला है और साथ में इस वक्त आपका स्टेट क्या चल रहा है। क्वांटम का मतलब होता है कि यहां पर भी मोशन की बात हो रही है, क्वांटम लाइट से भी रिलेटेड है और क्वांटम दर हकीकत में पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टेड हीट टू द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी हीट का ताल्लुक जो है वो बिहेवियर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस सिस्टम के अंदर यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जितना एग्रेसिवली मूव करेंगे तो यकीनन हम कहेंगे कि इस सिस्टम के अंदर थर्मल एनर्जी यानी हीट ज्यादा है। और अगर उनकी मोशन स्लो है तो यकीनन उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी है, कम पोटेंशियल एनर्जी है, उसके इंटरनल एनर्जी भी कम है, तो यकीनन हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी कम है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास डिस्कवरीज हुई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया, तो वर्क करने के बाद हमारे पास ये जो मॉडर्न थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास आया, ये हमारे पास दर हकीकत में इन छोटे छोटे जो बज़ाहिर हमें छोटे नजर आ रहे इन डेवलपमेंट से वजूद में आया। और फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बंद कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट, यानी सिस्टम को हीट दिया, अब क्या होगा, जैसे वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम वर्क करेगा। और जब सिस्टम वर्क करेगा तो यकीनन उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेल क्यू यानी थर्मल एनर्जी, चेंज इन थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बदलेगी, साथ में वर्क डन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। इसको आगे हम तफसील के साथ इन सारी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे।